Hello student, myself Utanlal. Today topics chapter 14 Source of Energy 10th class science एक्सरसाइज टेक्सचुअल क्वेश्चंस। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? कि जीवाश्म ईंधन है उनकी क्या क्या हानियां होती है। जीवाश्म ईंधन के दहन से अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसें जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 और SO2 आदि निकलती हैं जो श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अम्लीय गैसें जैसे SO2, NO2 और SO3 ये अम्लीय वर्षा के कारण बनती हैं। इससे जो हानिकारक गैसें होती हैं उनसे श्वसन प्रॉब्लम आती है और ये SO2, NO2, SO3 है ये अम्लीय वर्षा लाने के सहायक होती हैं। जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग से वायुमंडल में बहुत सारी CO2 गैस आ जाती है जो बढ़ते ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं लेकिन ये अनवीनीकरणीय हैं। 4 पॉइंट है जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? वैकल्पिक स्रोत में और स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम अपनी अधिकतर ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं कि आजकल जो हम हैं वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। जीवाश्म ईंधन के भंडार बहुत सीमित हैं, ये बहुत कम मात्रा में सीमित हैं और आजकल इसका निर्माण भी नहीं हो रहा है। जिस दर से हम इन्हें खर्च कर रहे हैं वो बहुत अधिक है, इसलिए ये लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे और शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः आधुनिक सभ्यता ऊर्जा के स्रोत पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की ओर हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? पारंपरिक स्रोतों में तो पवन ऊर्जा का पारंपरिक उपयोग पवन चक्कियों द्वारा पानी को उठाने के लिए, जो पवन चक्की होती है वो पानी को उठाने के लिए, आटा आदि पीसने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग आटा आदि पीसने के लिए किया जाता है। आजकल बहुत बड़े क्षेत्र में अनेक पवन चक्कियाँ पवन ऊर्जा के रूप में लगाई जाती हैं। पवन ऊर्जा फार्म का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है कि इससे विद्युत उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट है पहले बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग, जो बहते हुए जल से जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती थी का उपयोग लकड़ी के भारी लट्ठों के परिवहन में किया जाता था। आजकल पानी की बहुत अधिक मात्रा छोटे बड़े बांध बनाकर इकट्ठी की जाती है। इस प्रकार कृत्रिम झील या पानी के बड़े भंडार बनाए जाते हैं। इस प्रकार भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित कर जल विद्युत उत्पादित की जाती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम गति ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे जल विद्युत उत्पादित की जाती है, जो हमारी विद्युत आवश्यकता के लगभग 35% भाग की पूर्ति। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल या समतल सर्वाधिक उपयुक्त है? क्यों? कि जो हमारा सौर कुकर होता है, शुगर कुकर होता है, उसके लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? शुगर कुकर के लिए अवतल दर्पण अधिक उपयोगी होता है क्योंकि ये दर्पण सौर विकिरण को एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायक होते हैं। ये तापमान को बढ़ाने में सहायता करते हैं जिससे भोजन की पकाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? कि महासागरों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं? महासागर से ऊर्जा अनेक रूपों में उपलब्ध होती है जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्यमान। लेकिन सागरीय ऊर्जा की कुछ सीमाएं होती हैं, इनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। नंबर 1 ज्वार भाटा, पानी का उतार चढ़ाव जो तो ज्वार भाटा कहते हैं, उतनी ही ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराता जितनी कि वाणिज्य स्तर पर कम खर्च में दोहन किया जा सके। सेकंड पॉइंट है पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर तरंग बहुत तेज होती है, जहां पर तरंग टरबाइन स्थापित किए जा सकते हैं। कि तरंग टरबाइन के द्वारा भी हम तरंग दहलीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सागरीय ताप ऊर्जा का दोहन केवल तभी किया जा सकता है जब जल की विभिन्न परतों की तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस हो और वह भी 2 किलोमीटर की गहराई तक हो। 20 डिग्री तापमान होना चाहिए, 2 किलोमीटर की गहराई तक होना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है समुद्री जल और जल ये परितंत्र का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए